अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम MTH 101 के ग्रैंड क्विज का वेरीफाइड सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये MTH 101 के ग्रैंड क्विज का दूसरा सेट है। इससे पहले भी हम एक सेट का वेरीफाइड सोल्यूशन अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप उसे यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। MTH 101 के ग्रैंड क्विज के टोटल 4 सेट्स का वेरीफाइड सोल्यूशन मैंने अपने चैनल पे अपलोड करना है। इन 4 सेट्स में टोटल 120 MCQs बनेंगे जो कि आपके फाइनल टर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें। मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे जाता हूँ। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर कोर्स कोड भी मेंशन्ड है, टाइम भी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। Which of the following is slope of a line segment joining the point -1 4 and 3 2? हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है और इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बन रही है उस लाइन की स्लोप हमसे पूछी गई है। जब भी दो पॉइंट्स गिवन हो तो हमें पता है कि 2 पॉइंट फार्मूला को यूज़ करके हम उस लाइन की जो स्लोप है, उन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बन रहा है उसकी जो स्लोप है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये वो फार्मूला जो कि हमने इंटर लेवल पर भी पढ़ा हुआ है। तो ये जो पहला पॉइंट है इसे बेशक आप x1 y1 कह दें, और ये जो दूसरे वाला पॉइंट है इसे आप x2 y2 कह दें। बेशक आप इस वाले पॉइंट को x1 y1 कह दें और इसको x2 y2 कह दें, इट डज नॉट मैटर। तो यहाँ पर आपने ये चारों वैल्यूज जो हैं वो इस फार्मूला में पुट करनी है। जब फार्मूला में हम पुट करते हैं तो हमारे पास 2 - 4 और 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 + 1, तो हमारे पास आंसर जो है वो -1/2 आ जाएगा। कैंसिलेशन के बाद आंसर -1/2 आता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। If the graph of a function oscillates between 1 and -1, then its limit is does not exist. जब किसी फंक्शन का जो ग्राफ है वो 1 और -1 के दरमियान ओसिलेट करेगा तो उस केस में उस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इफ f of x is equal to cos x square whole power 4, then derivative of f of x is। हमारे पास ये एक फंक्शन गिवन है, आपने इसका डेरिवेटिव जो है ना वो फाइंड करना है। सो डेरिवेटिव की जो बेसिक टेक्निक्स हैं जैसे कि पावर रूल हो गया या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो डेरिवेटिव हमने याद किया हुआ है उनको यूज़ करके हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, लेफ्ट साइड f प्राइम ऑफ x इसको हम लिख सकते हैं। राइट साइड को चलें, सबसे पहले मैं यहाँ पे d/dx ऑफ cos 4 और एंगल में x स्क्वायर है इस फॉर्म में मैं लिखता हूँ। अब ज़रा मैं पावर रूल यूज़ करता हूँ तो ये जो 4 है पावर में ये स्टार्ट में आ जाएगा और फंक्शन की पावर में से हम एक जो है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो cos x स्क्वायर फंक्शन है और उसकी पावर में से जब हम 4 - 1 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। अगेन एंगल डेरिवेटिव का भी हम लेते हैं, बेस का भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो cos का जो डेरिवेटिव होता है वो -sin x स्क्वायर आता है और अगेन एंगल का डेरिवेटिव लें तो वो 2x आएगा। इस सारे को अगर हम अरेंज करें तो वो आएगा -8x sin x का स्क्वायर इंटू cos x का स्क्वायर और यहाँ पे cos की पावर 3 भी है। तो ऑप्शन सी में कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रैशनल नंबर। हमारे पास ये जो √3 है ना ये रैशनल नंबर नहीं है। उसकी वजह क्या है? हमारे पास जो रैशनल नंबर्स होते हैं या तो हम उन्हें p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा होता है तो हम उसे कहते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है, जहां पर ये जो p और q होते हैं ये दोनों सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं और q पर कंडीशन ये होती है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, अगर हमारे पास कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा है जैसे 2.71 82 83 57 एंड सो ऑन, देखिए ये पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं ना वो एक तो इनफाइनाइट है और दूसरा डिफरेंट नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। देखिए पहले हमारे पास 7 आया, फिर 1, फिर 8, फिर 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इस केस में ये जो नंबर है ये एक इर्रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नंबर। ओके, अच्छा, अगर हमारे पास पॉइंट के बाद इस तरह
दो या तीन नंबर या कोई एक नंबर रिपीट हो, 7 1 7 1 7 1 7 1, देखिए ये 7 1 7 1 रिपीट हो रहा है बार बार। या अगर इस तरह का होता इनफाइनाइटली, अगर इस तरह होता 7 7 7, एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस केस में ये एक रैशनल नंबर है। तो हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट 3 आता है, अगर आप इसको कैलकुलेटर की मदद से चेक करें तो पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर जो है वो इनफाइनाइटली जो है ना वो आ रहे हैं, रुक भी नहीं रहे। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट 3 है ये एक इरेशनल नंबर है। इस वजह से हमारे पास ये रैशनल नहीं है तो ये इरेशनल होगा फिर। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। Let a function f is continuous on a closed interval ab and differentiable on the open interval ab. If f prime of x less than 0 for all x in ab, then f is a decreasing on ab. देखिए हमारे पास जब भी किसी फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो x की सारी वैल्यूज के लिए नेगेटिव आए, तो उस केस में जो गिवन फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर हमारे पास f प्राइम ऑफ x जो है ना वो इंटरवल की, ओपन इंटरवल की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव आंसर दे, तो उस केस में वो फंक्शन जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि f प्राइम ऑफ x लेस देन 0 है, तो इस वजह से हमारे पास ये जो फंक्शन है f वो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। आप बेसिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की जो डेफिनेशंस हैं आप काइंडली इनको एक नज़र देख लें, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। If f of x is equal to x square plus 2x plus 3, then which of the following is not true about it? इन चार ऑप्शन में से जो ट्रू नहीं है वो हमने बताना है। ऑप्शन बी जो है ना वो ट्रू नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो इस फंक्शन के लिहाज से ट्रू ऑप्शन नहीं है, तो मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसकी वजह क्या है, वो कह रहे हैं ऑप्शन बी में कि जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसकी अगर x इज इक्वल टू 4 पर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो 5 आती है। तो हम चेक कर लेते हैं गिवन फंक्शन का अगर हम डेरिवेटिव लें तो सिंपल सा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2x प्लस 2 आ जाएगा। और f प्राइम ऑफ x की वैल्यू 4 पुट कर दे दोनों साइड पे, 2 इंटू 4 प्लस 2, तो आंसर हमारे पास क्या आता है 8 प्लस 2 1 करेंगे तो आंसर 10 आएगा, ना कि 5 आएगा। तो इस वजह से ये जो ऑप्शन है ना ये इस फंक्शन के लिहाज से जो है वो ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, ये सिंपल सा फंक्शन है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है, पावर रूल आप यूज करेंगे तो हमारे पास 21x की पावर -1/2 आ जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 पर। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cos 2x एट x इज इक्वल टू π/4। तो cos 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो हमें पता है क्या होता है, cos 2x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 2x, और अगेन एंगल का डेरिवेटिव लें तो वो क्या आता है 2x आता है, सॉरी 2 आता है। तो इसको आप x की वैल्यू π/4 पुट कर दें, 2 स्टार्ट में लिख लें -2 और साइन इंटू 2 मल्टीप्लाई π/4। तो इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो साइन ऑफ 2 4 से कैंसिल, π/2 बचेगा, π/2 बेसिकली रेडियन फॉर्म में है और ये 90 होता है। तो साइन 90 हमारे पास कितना होता है 1 होता है, तो आंसर -2 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ 2 cos x plus sin y equal to 0, then dy by dx is equal to 2 sin x divided by cos x। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। उसकी वजह ये है कि गिवन फंक्शन का हमारे पास जो मिक्सअप लिखा हुआ है ये वाला, इसका अगर आप डेरिवेटिव लें, इसका दोनों साइड पे जब मैं डेरिवेटिव लूँगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 cos x प्लस साइन y, राइट साइड पर भी आप डेरिवेटिव लें डी बाई डी एक्स ऑफ 0, तो राइट साइड पर तो वैसे 0 ही आएगा, लेफ्ट साइड पे हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, 2 कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आता है और साइन y का डेरिवेटिव जो है वो cos y आता है, और अगेन अगर हम एंगल का डेरिवेटिव लें तो वो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव 1 ही आता है तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, इक्वल टू 0। अच्छा, इसको अगर आप अरेंज करें तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू है -2 साइन x को राइट साइड पे ले जाए तो ये +2 साइन x हो जाएगा, और यहाँ पे cos y dy बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके
डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली यही हमारे पास गिवन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट करेक्ट लिखी हुई है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। A function f is said to be continuous on a closed interval ab if f is continuous from the right at a and f is continuous from the left at b and f is continuous on the open interval ab। हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। ये बेसिकली कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है किसी खास इंटरवल के ऊपर। ओके, होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x बाय यूजिंग चेन रूल इज। इसका डेरिवेटिव साइन 4x का डेरिवेटिव, बेशक आप चेन रूल यूज करें या कोई भी रूल यूज करें तो इसका डेरिवेटिव तो सेम ही आएगा। साइन 4x का डेरिवेटिव होता है 4 cos 4x। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। द कोटेरियन फंक्शन इज डिफाइंड बाय cot x इज इक्वल टू cos x ओवर sin x। ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। इफ 0 0 एंड 2 2 आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन अ कर्व देन द स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू द सेकंड सेगमेंट थ्रू दीज पॉइंट्स इज। बेसिकली ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने ये स्टेटमेंट लिखी है। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 ही है। वो कह रहा है कि आपके पास एक्स वाई प्लेन के अंदर आपके पास कोई कर्व है। लेट्स सपोज ये कर्व है, ठीक है, ये आपके पास कोई कर्व है, ठीक है। अच्छा, वो कह रहा है कि इस कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं। एक उसने 0 0 लिया हुआ है तो उसको मैं यहाँ पे 0 0 ले लेता हूँ, और दूसरा पॉइंट चले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 2। ओके, एक्स भी 2 है और वाई भी 2 है। किसी कर्व के ऊपर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनती है उसे हम सीकेंड लाइन कहते हैं। उसे हम सीकेंड लाइन सेगमेंट कहते हैं या सीकेंड लाइन कहते हैं। वो क्या कह रहा है कि इस सेकंड लाइन के पैरेलल कोई लाइन है। लेट्स सपोज ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। आपने इस पैरेलल लाइन की स्लोप जो है ना वो फाइंड करनी है। तो जब 2 लाइंस पैरेलल हो तो उनकी स्लोप बराबर होती है, उनकी स्लोप इक्वल होती है। तो इस लाइन की स्लोप फाइंड करना या इस लाइन सेकंड लाइन की स्लोप फाइंड करना एक ही बात है। तो इस सेकंड लाइन की स्लोप फाइंड करने जो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फार्मूला यूज किया था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, इस फार्मूला को यूज करें तो हमारे पास इसकी स्लोप 1 ही आएगी। तो जब इसकी स्लोप 1 आएगी तो मतलब इसकी जो पैरेलल लाइन है उसकी स्लोप भी तो 1 ही होनी चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following is distance between the points 2 1 and 1 1? 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें फार्मूला पता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस सारे का स्क्वायर रूट। ये बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो यहाँ पर पहले पॉइंट को आप x1 y1 कह दो, दूसरे को x2 y2 कह दो, या दूसरे को x1 y1 कह दो, पहले को x2 y2 कह दो। इट्स टोटली अप टू यू। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। मैं पहले पॉइंट को x1 y1 कहता हूँ और दूसरे को x2 y2 कहता हूँ। सो 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 इसका स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट। ये 1 माइनस 1 0 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 आएगा, माइनस 1 का स्क्वायर करें तो प्लस 1 आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं जो कि आपके फाइनल टर्म में आपको काफ़ी हेल्प आउट कर सकती हैं। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। लेट g of x is equal to 3x minus 5 f of x, where df of x by dx is equal to 3. The derivative of g of x at x is equal to 3 is। ये भी थोड़ा सा उसने कंफ्यूज करने के लिए आपको स्टेटमेंट जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लिखी है। हमारे पास एक फंक्शन है g of x। g of x हमारे पास फंक्शन है, क्या है जी? 3x माइनस 5 इंटू एफ ऑफ एक्स।
और उसने ये जो एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है ना, इसका डेरिवेटिव उसने हमें दे दिए। डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स करेंगे ना, या एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख लें इसको, वो हमारे पास 3 है। और वो हमसे कह रहा है कि ये जो जी फंक्शन है इसका आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करें एट एक्स इज इक्वल टू 3। आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो हम इस जी फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे तो जी प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, माइनस 5 कांस्टेंट है, और f ऑफ x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x आता है। और f प्राइम ऑफ x की वैल्यू तो हमें पहले भी दी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर ले 3। इसको ज़रा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो आंसर हमारे पास -12 आएगा। अब g प्राइम ऑफ x की वैल्यू -12 आती है। अब x की जगह पे अगर आप 3 पुट करते हैं तो ये 12 ही रहेगा, -12 ही रहेगा, क्योंकि राइट साइड पे x है ही नहीं। तो इस वजह से ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेकेंड एक्स प्लस एक्स की पावर 4 और होल पावर 5, देन द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज। ये भी एक सिंपल सा फंक्शन है। कुछ बेसिक जो फार्मूलाज जैसे कि पावर रूल है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का जो डेरिवेटिव हमने याद किए हुए हैं उनको यूज़ करके हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। दोनों साइड पे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ, क्योंकि इस सारे फंक्शन की पावर 5 है तो 5 स्टार्ट में आ जाएगा। एक पावर कम करें, सबसे पहले तो हम पावर रूल यूज़ कर रहे हैं ना, एक पावर कम करेंगे तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब डेरिवेटिव ऑफ बेस भी होता है, सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स मल्टीप्लाइड 10x प्लस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब आता है। ओके, तो ये बेसिकली ऑप्शन ए में ऐसा ही कुछ गिवन है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। द ग्राफ ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन हैज टेंजेंट लाइंस विद पॉजिटिव स्लोप। जो इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उनका जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ के ऊपर जो टेंजेंट लाइंस होती हैं उनकी स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है। सिमिलरली जो डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं उसमें जो टेंजेंट लाइंस होती हैं उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। तो यहाँ पर आपके पेपर में डिक्रीजिंग वाला भी आ सकता है, तो उसको भी आपने अपने दिमाग में रखना है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, देन एफ माइनस जी होल ऑफ एक्स इज इक्वल टू। इस तरह से हम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से हम फंक्शन को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये जो f माइनस जी ऑफ एक्स है इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। तो f ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, सिमिलरली g ऑफ एक्स की भी वैल्यू पुट कर दें। इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करें तो माइनस एक्स माइनस 3 आता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। लॉग m की पावर p टू द बेस b इज इक्वल टू। तो यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी हम यूज कर सकते हैं। ये जो पावर है ये वाली m की पावर p, ये स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी सारा वैसे ही रहेगा। लॉग m और बेस कितनी है, b है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन b है वो करेक्ट ऑप्शन है। होप सो कि आपको इसकी भी अंडरस्टैंडिंग होगी। लॉग की जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर दो हमारे पास नंबर्स जो हैं या दो हमारे पास एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रहे हों और सारे के ऊपर लॉग हो, तो हम दोनों का लॉग अलग-अलग लिख सकते हैं और बीच में प्लस का साइन आ जाएगा। सिमिलरली अगर दो हमारे पास नंबर्स या दो हमारे पास एक्सप्रेशन जो हैं वो डिवाइड हो रहे हो, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन ए में है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ p टू बेस p माइनस लॉग ऑफ m टू बेस b। तो इस तरह से भी लॉग की जो बाकी प्रॉपर्टीज हैं उसको भी आपने अपने दिमाग में रखना है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 पर। डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, सिंपल सा फंक्शन है, इस पर आपने पावर रूल यूज करनी है। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो 21x की पावर 6 प्लस 8x आ जाएगा। मैं आपको चलो यहाँ पे सिखा भी देता हूँ इसको कैसे आपने करना है। हमारे पास जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स, क्योंकि इसमें x वेरिएबल था तो हमने डी बाई डी एक्स किया। तो ये 3 कांस्टेंट नंबर है, x की पावर 7 का डेरिवेटिव 7x की पावर 6 आ गया, पावर रूल यूज़ किया। 4 भी कांस्टेंट है, इसको मैंने इलादा कर लिया। x का जो स्केयर है उसका डेरिवेटिव 2x आता है और 9 का डेरिवेटिव 0 आता है। इसको अरेंज करें तो ऑप्शन बी जो है ना वही आंसर आएगा। ऑप्शन डी जो है वही आंसर आएगा। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। What is the value of cos x tan x divided by x as x approaches to 0?
तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने ये जो गिवन फंक्शन है इसकी लिमिट कैलकुलेट करनी है जब एट एक्स जो है वो अप्रोच करे 0 को। cos x मल्टीप्लाई टेन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अगर तो आप जल्दबाजी का मुजाहरा करते हैं और यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास अनडिफाइन आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर कुछ एल्जेब्राइक टेक्निक या इसको हम ऐसे कह लेते हैं कि कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को यूज़ करें, जैसे कि tan x जो है वो sin x ओवर cos x के बराबर होता है, इसको यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं tan x की जगह पे sin x डिवाइडेड बाय cos x और होल हमारे पास डिवाइडेड बाय x। यहाँ पर ये cos x से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली क्या बचा हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x डिवाइडेड बाय x। तो ये बेसिकली इस पर अगर आप सैंडविच थ्योरम को यूज़ करें तो हमारे पास ये 1 के बराबर होता है। ओके, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। g of x is equal to mod of x plus 3 is the composition of two functions. One is x plus 3 and the other is जिस तरह से हम दो फंक्शन के कंपोजिशन फाइंड करते हैं, इसी तरह से अगर कोई कंपोजिशन लिखी हो तो उसको हम दो या दो से ज़्यादा फंक्शन में जो है ना वो सेपरेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है। हमारे पास एक फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स और वो ये कह रहे हैं कि ये जो जी ऑफ एक्स है दिस इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। एक फंक्शन तो हमें गिवन है और दूसरा फंक्शन जो है वो हमारे पास ऑप्शन बी में गिवन है। ठीक है, इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि अगर हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है ना अगर वो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 के मॉड ऑफ एक्स के बराबर है, ठीक है, या इसको हम चले इस तरह से कर लेते हैं। अगर हमारे पास ये जो एक फंक्शन गिवन है इसको मैं कह देता हूँ ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 है। ओके, अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है ना उसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको मैं कह देता हूँ ये, यहाँ से थोड़ा सा ना इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ पे मैं इस वजह से यहाँ पे वो जी ऑफ एक्स को नहीं कह रहा क्योंकि हमारे पास ये जी ऑफ एक्स पहले भी गिवन है। चलिए इसको मैं जी ऑफ एक्स ही कह देता हूँ, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। तो यहाँ पर ये जो अंदर एक्स लिखा हुआ है अगर इसकी जगह मैं हमारे पास ये जो फंक्शन है ये लिख दूँ एफ ऑफ एक्स लिख दूँ, तो यहाँ पर एक्स एफ ऑफ एक्स लिखा है तो यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा, राइट साइड पर भी एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें जो कि एक्स प्लस 3 है, एक्स प्लस 3 आ जाएगा। ओके, लेफ्ट साइड पर भी पुट करें, लेफ्ट साइड पर मैंने इस वजह से नहीं पुट की क्योंकि मैं इसको इस फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 3। तो हमारे पास जो दूसरा फंक्शन है वो हमारे पास ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, इसकी जगह इनफैक्ट यहाँ पे आप एक्स कर दें, इधर भी एक्स कर दें। उसकी वजह यह है ना कि आपने अब x को रिप्लेस करना है एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जो ऑप्शन बी में फंक्शन गिवन है मॉड ऑफ एक्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। एक फंक्शन ये है, दूसरा फंक्शन ये है, दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास ये जी एफ एक्स बन जाएगा क्योंकि उसमें जी एफ एक्स पहले ही बताया हुआ था कि ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर आप लोगों को कहीं पर भी लगता है कि यहाँ पर मैं जो है ना वो आप लोगों को चीट कर रहा हूँ, आप लोगों को सही तरह से समझा नहीं पा रहा, तो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें तो मैं आपको डिटेल के साथ जो है वो दोबारा से समझा सकता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाई इंटरसेप्ट ऑफ अ पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं उनका ग्राफ पैराबोला होता है। ठीक है, तो हमारे पास जनरल हमारे पास जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक वो ये है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमसे उसने y इंटरसेप्ट पूछा है पैराबोला का, तो x इंटरसेप्ट का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, x इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला जो होता है, x इंटरसेप्ट ऑफ पैराबोला उसका ये फार्मूला होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ पर हमारे पास ये जनरल इक्वेशन है और ये हमारे पास स्पेसिफिक गिवन है, तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू माइनस 3 है। तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, कैंसिलेशन के बाद आंसर -1 आएगा। आप y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करना पड़ेगा गिवन इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ तो y विल बी इक्वल टू
-1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये +1 आ जाएगा, -2 और -3। हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आता है वो -5 प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे -4 आता है। तो मतलब जो y इंटरसेप्ट है वो कितना है, -4 है। यहाँ पर हमारे पास तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो गिवन इक्वेशन, वैसे ये वाला तरीका है, ठीक है। ये सेट 1 में मैंने इस तरह से एक क्वेश्चन किया था और उसका आंसर आया भी था। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक और तरीका यूज़ करना चाहते हैं कि हमारे पास y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x को 0 पुट करते हैं। जब x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर y इज इक्वल टू -3 आता है, ठीक है। y इज इक्वल टू -3, तो हमारे पास यहाँ पे जो y इंटरसेप्ट होगा वो -3 होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है। यहाँ पर गलती से ये मार्क किया गया है, इसको काइंडली सही कर लीजिएगा। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी। हमने पहले वाला तरीका यूज़ किया तो -4 आता है, लेकिन जब दूसरे वाला तरीका यूज़ किया तो आंसर -3 आता है। तो -4 यहाँ पे नहीं है, तो -3 करेक्ट ऑप्शन होगा। वैसे ये -4 भी आना चाहिए था, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये वाला तरीका वैलिड है। सेट 1 में मैंने एक क्वेश्चन किया था और उसका आंसर वही आया था जो हमने इस तरह से फाइंड किया था, और हैंड आउट्स में भी वैसे ही गिवन है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेरिवेटिव ऑफ f of x इज इक्वल टू 3x। तो सिंपल सा फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 3 आता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। लेट f of x इज इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, देन f of 1 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो वो नॉट डिफाइंड आता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आएगा, लेकिन 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। 2/0 आंसर अनडिफाइंड आता है, मतलब नॉट डिफाइंड। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 26 पर। लेट f of x इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड g of x इज इक्वल टू x का क्यूब, देन f माइनस g of x। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। दोनों फंक्शन को आपने जस्ट सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस 3 माइनस x का क्यूब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको अरेंज करके लिखा तो ऑप्शन ए आ गया। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, अ डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी कंटीन्यूअस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता, लेकिन हर कंटीन्यूअस फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल जरूर होता है। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 28 की जानब। ये बात आपने याद रखनी है कि हर कंटीन्यूअस फंक्शन जो होता है वो डिफरेंशिएबल होता है, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑन द स्ट्रेट लाइन द टेंजेंट एट एनी पॉइंट कोइंसाइड विद लाइन एवरीवेयर। ठीक है, उस लाइन के हर एक पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट लाइन होगी वो बेसिकली, या टेंजेंट होगा, वो कोइंसाइड करेगा विद लाइन। इसके मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पास अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ये इस लाइन को ओवरलैप करेगा, यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ये इस लाइन को ओवरलैप करेगा। तो एवरीवेयर ऑन दिस लाइन जब भी हम कोई टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो इस लाइन को बेसिकली कोइंसाइड करेगा। लेकिन अगर हमारे पास लेट्स सपोज ये कोई कर्व है, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम इसका टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये इसको जो है ना वो ओवरलैप नहीं करेगा। टेंजेंट वो होता है ना जो किसी एक पॉइंट को टच करके गुजरे, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर उसको ओवरलैप करेगा हर जगह पर, एवरीवेयर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। मूव करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following is midpoint of the line segment joining points 1, 3 and 1, 5? ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने से एक लाइन बनेगी। उस लाइन का मिड पॉइंट आपने बताना है। तो मिड पॉइंट लेट्स सपोज ये लाइन है, ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारे पास लेट्स सपोज 1, 3 है। ये दूसरा पॉइंट हमारे पास जो मिड पॉइंट आखिरी पॉइंट वो 1, 5 है। इसका जो मिड पॉइंट होगा लाइन का, उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हम उसको कह देते हैं, अगर ये लाइन जो है ना वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो, ठीक है। अच्छा, इसका जो मिड पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इस पहले को पहले में ऐड करें, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 करें डिवाइडेड बाई 2 करें तो आंसर 1 ही आता है। और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए ये जो दूसरा है, तो दूसरे को दूसरे में ऐड करें, 3 प्लस 5 करें डिवाइड बाई 2 तो आंसर 4 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 1,4 जो हमारे पास पॉइंट है, ऑप्शन सी दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। MTH 101 के ग्रैंड क्विज का ये जो दूसरा सेट, जिसका हम वेरीफाइड सोल्यूशन हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है।
मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी होती हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो कंटेंट है उसको सही तरह से जो है ना वो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसा तो नहीं है ना कि रट्टा है। आप लोगों को ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जब मैं आपको समझा रहा हूँ तो आपको होप्स हो कि आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही जो टॉपिक्स हैं वो आपके हैंडआउट्स में हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। द डेरिवेटिव ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द डेरिवेटिव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसकी वजह ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इस सारे का जो डेरिवेटिव होता है वो बराबर होता है डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। ये किसी भी फंक्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ डेरिवेटिव। होप्स हो कि आपको इस सेट की अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।